वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो आज है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर में जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है यानी कि पेपर 2 सीडीपी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही इसके बाद अन्य सब्जेक्ट का जो आपका आंसर की है वो जारी किया जाएगा इसी चैनल पर। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने आंसर की चेकिंग कीजिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आंसर की देखते हैं कि सभी प्रश्नों के उत्तर कौन से होने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि हावर्ड गार्डनर प्रपोज दैट इंटेलिजेंस क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 4 होगा कि यहाँ पर बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो हावर्ड गार्डनर बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने कई बार आप लोगों को कहा भी था कि इससे एक प्रश्न जरूर ही पूछा जाता है और ज़्यादा भी पूछा जा सकता है, लेकिन एक प्रश्न तो आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील शिक्षा क्या है। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या है, यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा कि शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ आंसर देखेंगे, ये ओ सेट है तो आप लोग अपने सेट के अकॉर्डिंग आंसर मैच कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अभिकथन और कारण से प्रश्न पूछा गया था। अभिकथन क्या दिया हुआ है कि माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती है और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कारण है आनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका असर्टेन और ये जो रीज़न दिया हुआ है ना, ये दोनों ही क्या है, गलत है। तो इस हिसाब से देखिए इसका आंसर होगा ए और आर दोनों क्या है, गलत है। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। The next question is question number 4. The nature of assessment should be dash and assessment task should be dash. तो देखिए मूल्यांकन की प्रकृति क्या होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन भरना था, तो फोर्थ ऑप्शन गतिशील होना चाहिए, यानी कि मूल्यांकन की प्रकृति जो है वो गतिशील होना चाहिए और मूल्यांकन का कार्य जो है वो प्रामाणिक होना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। असर्टेन रीजन क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बोला गया है, ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। उसके बाद कारण दिया है कि निकष संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानकों से की जाती है। तो सही विकल्प का क्या करना है, यहाँ पर चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो इन्होंने कहा है ना, ये दोनों ही सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या बिल्कुल करता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। तो ऐसे में 6 क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन होगा कि स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है। तो ये ऑप्शन बेस्ट है, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में असर्टेन रीजन से फिर क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें असर्टेन क्या है कि एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती और कारण है कि समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्यों, रणनीतियों और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके समान अवसरों पर जोर देता है। देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो ए और आर यहाँ पर अगर देखें तो थर्ड ऑप्शन ही होगा। थर्ड ऑप्शन ये दोनों ही क्या है, गलत है। तो थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर 8th क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना। तो यहाँ पर देखिए 8th का ऑप्शन पहला हो जाएगा, समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन देखिए। 9 क्वेश्चन में कहा गया है कि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरणों में क्या शामिल है। तो यहाँ पर देखिए अगर 9th क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पर 4 होगा, यानी कि ए बी सी तीनों ही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। ए कह रहा है कि वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण, फिर ब्रेल, एम्बॉसर और यहाँ पर प्रदर्शक, उसके बाद वाक पहचान सॉफ्टवेयर, भाषण से पाठ, ये जो है आपका फोर्थ ए बी सी तीनों ही
क्या है, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें यहाँ पर, तो स्वलीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि, यहाँ पर अगर ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का, तो थर्ड ऑप्शन, ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो बिल्कुल ऑप्शन 4 होगा, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी को बनाए रखें। इसके बाद देखिए अगर 12th क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर जो है, कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए? तो यहाँ पर 12th क्वेश्चन का आंसर आपका 4 होगा, अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है? तो यहाँ पर देखिए 13 का ऑप्शन हो जाएगा पहला, संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी नए टॉपिक को पढ़ने के लिए उसके बारे में और क्या नॉलेज है बच्चों में, वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। 14 क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो 14 क्वेश्चन है, एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इसकी क्वेश्चन को देखें, तो ऑप्शन 2 जो है, ये ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, कि छात्रों को अपने स्वयं, यहाँ पर दिया गया है कि छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वयं नियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलिए, तो 15 क्वेश्चन यहाँ पर असर्टेन रीजन से दिया गया है। इसमें असर्टेन में कहा जा रहा है कि एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। कारण है कि समुदायों को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सीखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 15 का ऑप्शन नंबर 2 जो है, आप जा सकते हैं, ए सही है और आर यहाँ पर गलत है। इसके बाद 16 क्वेश्चन की बात करें, तो 16 क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए और देखिए कि शिक्षार्थियों की समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच डैश चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो आपका विश्वास, दृढ़ता जो है, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए और पारस्परिक चिंतन को यहाँ पर क्या करना चाहिए, बिल्कुल बढ़ावा देना चाहिए। तो 16 का जो ऑप्शन है आपका 4, वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। 17 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अन्वेषण अधिगम में छात्र, तो यहाँ पर देखिए 17 का ऑप्शन है, विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज करते हैं। तो पहला ऑप्शन, विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करना। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, राइट है। अगर आपने इनमें से कोई भी लगाया है तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एक से अधिक आंसर हो सकता है। 18 क्वेश्चन पर आते हैं। 18 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह संप्रत्यय को समझने में असमर्थ है, रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है? तो यहाँ पर देखिए अगर आंसर की बात करें तो पहला ऑप्शन है अधिसंज्ञान, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 19 क्वेश्चन को पढ़िए। 19 क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? तो विज्ञान संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए जो सेकंड ऑप्शन है ना, भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को क्या करती है, नियंत्रित करती है, यानी कंट्रोल करती है। हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल बेस्ट है। इसके बाद 20 क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो 20 क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? तो शिक्षक छात्रों के आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन जो है ना वो 3 होगा, सीखने का आनंद पैदा करके। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही होगा। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकती है, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित कर सकती है। जो इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 22 जिनका भी इंग्लिश यहाँ पर है मीडियम, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 22 क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? तो उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपर्युक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है? देखिए यहाँ पर अगर 22 का आंसर देखें ना, तो यहाँ पर आपका
सेकेंड ऑप्शन होगा हेरिडिटी यहाँ पर वर्सेस एनवायरनमेंट। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 23 असर्टेन रीजन से फिर से प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए असर्टेन में क्या कहा जा रहा है कि जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। कारण है बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें ना तो ए और आर दोनों सही है और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 24 क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है, नहीं पूछा है। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑप्शन जो है ना सांस्कृतिक उपकरण, वो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए 25 क्वेश्चन की तरफ असर्टेन रीजन से फिर से प्रश्न पूछा गया है। इसमें देखिए 25 में कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर है और कारण है कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का क्या है, परिणाम है। अब देखिए यहाँ पर 25 के ऑप्शन बिल्कुल क्या है, दोनों ही सही है और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसके बाद 26 देखिए जीन पियाजे से ही प्रश्न पूछा गया। जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते हैं तो वे डैश अनुभव करते हैं और डैश का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर असंतुलन क्या करते हैं, असंतुलन अनुभव करते हैं और अनुकूलन का सहारा लेते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 27 पर आते हैं। तो 27 का ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो जहाँ पियाजे बच्चों को डैश देखते हैं वहीं वाइगोत्स्की बच्चों को डैश देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पियाजे बच्चों को विचारों के सक्रिय हेर फेर कर्ता के रूप में, तो वहीं वाइगोत्स्की सामाजिक संदर्भ में सक्रिय कर्ता के रूप में देखते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 28 क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो यहाँ पर लॉरेंस कॉलबर्ग से क्वेश्चन पूछा गया है। लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का या के आधार पर क्या है। तो यहाँ पर देखिए अगर 28 का हम लोग आंसर की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर जो ऑप्शन है व्यक्ति की आयु, व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में या विपक्ष में। तो ये जो आपका ए और बी है ना, ये दोनों ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही होगा। तो सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। 29 लेव वाइगोत्स्की से प्रश्न पूछा गया है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने क्या है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे कि योजनाओं को सुसंगत संपूर्णता में संगठित करना। 30 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन सीडीपी का। तो यहाँ पर भी लेव वाइगोत्स्की के अनुसार प्रश्न पूछा गया कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों के समीपस्थ विकास के यानी कि ZPD की बात हो रही है यहाँ पर, क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में डैश की आवश्यक भूमिका है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, तो देखिए अधिक जानकार, मोर नॉलेजेबल पर्सन। तो ये आपका ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गए आपके CDP। और नेक्स्ट प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।